चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। इतना सुनना था कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चला देते हैं जो सीधे जाकर मोहम्मद गोरी के सीने में लगता है और वो निढाल होकर गिर पड़ता है। बात भारत के वीर नायक पृथ्वीराज की हो रही है, उस पृथ्वीराज की जिनको आज तक भारत का अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज उनकी जाति खोजी जा रही है, उनकी जाति को लेकर लोग आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान के गुर्जर और राजपूत दोनों समुदायों का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान उनके समुदाय से थे। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने दावा किया है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समुदाय से थे, इसलिए फिल्म में उन्हें उसी तरह दिखाया जाए। वहीं राजपूतों की श्री राजपूत करनी सेना ने कहा है कि फिल्म के टाइटल में पृथ्वीराज के आगे सम्राट जोड़ा जाए, नहीं तो इस फिल्म का विरोध करेंगे। इस विवाद ने आखिरी हिंदू सम्राट माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अक्षय कुमार का लीड रोल वाली फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज हो रही है। गुर्जर समाज का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, न कि राजपूत। पृथ्वीराज के गुर्जर होने के दावे को लेकर गुर्जर समुदाय कई तर्क दे रहा है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह का कहना है कि पृथ्वीराज फिल्म चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासों पर आधारित है और ऐसा ही पृथ्वीराज फिल्म के टीजर में दिखाया गया है। हिम्मत सिंह का दावा है कि इतिहास में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर जानकारों का मानना है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के शासन के करीब 400 साल बाद 16वीं सदी में पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जो कि काल्पनिक है। चंद्रबरदाई को ब्रज भाषा का पहला कवि माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। हिम्मत सिंह का कहना है कि पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में लिखी गई है, जो कि ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। उनका कहना है कि गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासन के दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था, पृथ्वीराज रासो में प्रयोग की गई पिंगल भाषा का नहीं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक आचार्य वीरेंद्र विक्रम का दावा है कि कदबाहा और राजौर के शिलालेख तिलक मंजरी, सरस्वती कंठाभरण, पृथ्वीराज विजय के शिलालेखों में पृथ्वीराज के गुर्जर होने के प्रमाण मिले हैं। उनका कहना है कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग 10 के श्लोक नंबर 50 में पृथ्वीराज के किले को गुर्जर दुर्ग लिखा गया है, जबकि सर्ग 11 के श्लोक नंबर 7 और 9 में गुर्जरों द्वारा गोरी को पराजित करने का जिक्र है। इससे साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समुदाय से थे। वीरेंद्र विक्रम का दावा है कि पृथ्वीराज रासो के आदि पर्व के पाठ 1 के 613वें छंद में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को गुर्जर के रूप में दिखाया गया है। हालांकि राजपूत समुदाय ने पृथ्वीराज चौहान को लेकर किए गए गुर्जरों के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई है। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह कल्याणवत का कहना है कि गुर्जर शुरुआत में गौचर थे, जिसके बाद गुज्जर और फिर गुर्जर में तब्दील हुए। वे मुख्यतः गुजरात से आते हैं, इसलिए उन्हें नाम मिला। गुज्जर शब्द गौचर शब्द से आया और एक लोग सिंधु घाटी में रहते थे, इसलिए राजपूत शब्द राजपूताना से आया। जाति के आधार पर हम क्षत्रिय हैं। कल्याणवत का कहना है कि पृथ्वीराज के वंशज अजमेर में रह रहे हैं, उनके पास अपने वंश का पूरा प्रमाण है। भारत में वंशावली का पता लगाना कठिन नहीं है, क्योंकि गया, हरिद्वार और पुष्कर में पीढ़ियों के पुराने रिकॉर्ड संरक्षित है। यहाँ तक कि सरकारें भी उन्हें वैध रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करती हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर और पृथ्वीराज चौहान और लाइट ऑन मिस्ट नामक किताब लिखने वाले इतिहासकार वीरेंद्र सिंह राठौर ने एक इंटरव्यू में गुर्जरों के इस दावे को खारिज किया है। महेंद्र सिंह तंवर ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग 10 के 50वें श्लोक में पृथ्वीराज चौहान के किले को गुर्जर दुर्ग बताए जाने के दावे पर कहा कि सर्ग में जिस गुर्जर किले का जिक्र है वो गुर्जर गुजरात क्षेत्र के एक किले को दर्शाता है, न कि गुर्जर समुदाय के। राठौर का कहना है कि इस सर्ग में शाकंभरी चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के किले का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे पृथ्वीराज संबंधित थे। इस सर्ग में जिस किले का जिक्र है वो नाडोल क्षेत्र के शासक नादुल्ला चौहान का किला है।
पृथ्वीराज चौहान के समय में राजपूतों के नहीं होने के दावे को गलत बताते हुए इतिहासकार राठौड़ का कहना है कि राजपूत वैदिक समाज इतने ही पुराने हैं क्योंकि राजपूत और क्षत्रिय एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं। हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में ऋग्वेद से लेकर रामायण और महाभारत तक, पाली साहित्य से कथा सारिता सागर तक, उपनिषदों से लिच्छवी शिलालेखों तक हर जगह राजपूत का प्रयोग साहित्य में क्षत्रिय के साथ परस्पर रूप से किया गया है। राठौड़ गुर्जरों के राजपूत में कन्वर्ट होने के दावे को भी खारिज करते हुए कहते हैं कि ब्रिटिश गजेटियर्स और देवनारायण के फर के मुताबिक गुर्जर खुद राजपूत राजवंशों से आए। देवनारायण के फर एक पकड़े पर बनाई गई देवनारायण की महागाथा है जो मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में गाई जाती है। राजस्थान में फर पर बने चित्रों को देखकर गाने गाते हैं। इसे राजस्थानी भाषा में फर का वाचना कहा जाता है। देवनारायण भगवान विष्णु के अवतार थे। इनका जन्म विक्रम संवत के अनुसार 968 में हुआ था। इतनी प्रसिद्धि होने के बावजूद पृथ्वीराज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके बारे में जानकारी केवल कुछ ही समकालीन शिलालेखों में उपलब्ध है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान शाहमान वंश के राजा थे। उन्होंने सपद लक्ष्य क्षेत्र पर शासन किया और उनकी राजधानी अजमेर थी। 1166 में पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। 1177 ईस्वी में नाबालिग रहते हुए उन्हें राजगद्दी मिल गई थी। पृथ्वीराज को जो राज्य विरासत में मिला और उत्तर में थानेसर से दक्षिण में जहाजपुर यानी मेवाड़ तक फैला था। इसके चलते ही उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई। साथ ही पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों, विशेष रूप से चंदेलों को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। पृथ्वीराज ने आसपास के राजपूत वंश के राजाओं को एकजुट किया और 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। माना जाता है कि युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बावजूद मोहम्मद गोरी भाग गया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज ने युद्ध जीतने के बावजूद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था। हालांकि 1192 में मोहम्मद गोरी धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब रहा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया था, जहां 1206 ईस्वी में चंद्रबरदाई की मदद से पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण से गोरी को मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। चंद्रबरदाई की ब्रजभाषा में लिखी कविता पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी के राजा पृथ्वीराज चौहान को एक निडर और कुशल योद्धा बताया गया है। चंद्रबरदाई ने अपने कविता के अंत में लिखा है कि 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी से हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद चौहान को गजनी ले जाया गया था, जो आज का अफगानिस्तान है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर कैद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना आता था। मोहम्मद गोरी इसके बाद चौहान को अपनी बाण चलाने की प्रतिभा दिखाने की चुनौती देता है। इस दौरान मोहम्मद गोरी के बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा था। चौहान और उनके राजकवि चंद्रबरदाई उनके साथ ही नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। 25 गज की ऊंचाई पर घंटा लगा हुआ था। चौहान को घंटे की आवाज़ पर ही निशाना लगाना था। बाएं दाएं का हिसाब लगाकर कवि ने अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपनी कविता 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण ताव ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान के जरिए जानकारी दी कि मोहम्मद गोरी कहाँ और कितना ऊपर बैठा है। इसके बाद चौहान ने अपनी उंगलियों से गणना की और जब घंटा बजा तो चौहान ने सीधे मोहम्मद गोरी को निशाना बना दिया। बाण लगते ही गोरी अपने तख्त से लुढ़क कर सीधे नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। गोरी की सेना पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को मारती। इसके पहले वो दोनों एक दूसरे के सीने में चाकू मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए। माना जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रथ की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। हालांकि आज इस महान शख्सियत की जाति को लेकर उनके अपने ही देश में लोग विवाद पैदा कर रहे हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।